रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये हमारी नेशनल करेंसी यानी इंडियन रुपीस से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आरबीआई आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें वर्ल्ड की 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं। आईएमएफ का मेजर रोल ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन बनाए रखना है। खैर, आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझावों के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया गया जो 1949 में कंप्लीटली नेशनलाइज्ड हुआ, जिसके बाद से लेकर आज तक आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया जाता है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा और कोऑपरेटिव बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग जैसे कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। आरबीआई के बेसिक फंक्शंस करेंसी को इशू और ऑपरेट करना, इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सस्टेन करना और इंडिया के क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना है। इतना ही नहीं, आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। ये देश के बाहर रुपए के वैल्यू को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। खैर, इन फंक्शंस में अगर करेंसी इशुएंस की बात करें तो आरबीआई करेंसी नोट्स और कॉइन्स के सफिशिएंट सप्लाई, इशू और एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही नोट्स और कॉइन्स की क्वालिटी का भी आरबीआई ख्याल रखता है। इनफैक्ट जो नोट्स खराब या फट जाते हैं उन्हें भी आरबीआई मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कॉइन्स का सर्कुलेशन आरबीआई की जिम्मेदारी हो, लेकिन उनके मिंटिंग यानी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। जी हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों की मिंटिंग का काम आरबीआई का नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा आरबीआई की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 अमेंड करना होगा। दोस्तों, नोट्स प्रिंट करने के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के देवास, कर्नाटक के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित हैं, जहां देवास और नासिक की प्रिंटिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं आरबीआई के अंडर सलबोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। हर साल की शुरुआत में आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट्स प्रिंट करने का शेड्यूल बता देता है, जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें कब और कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। आरबीआई के देश भर में अवेलेबल 31 रीजनल ऑफिसेस ये डेटा आरबीआई को प्रोवाइड कराते हैं, जिसे बाद में प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाता है। इतना ही नहीं, आरबीआई अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ये अनुमान करता है कि साल में कितने नोट्स सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट्स पिछले साल नष्ट कर दिए गए हैं, कितने न्यू नोट्स प्रिंट करने हैं और कितने खराब नोटों को मार्केट में रिप्लेस करने। इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और आपस में कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस साल कितने नोट्स प्रिंट किए जाने हैं। दोस्तों, इस जानकारी के बाद ये पता चलता है कि केवल आरबीआई और गवर्नमेंट के पास ही करेंसी और कॉइन से संबंधित पावर्स हैं, जिनके थ्रू वो जब चाहें और जितना चाहें नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि इतने अधिकार होने के बावजूद भी क्यों नहीं आरबीआई अपनी मर्जी के मुताबिक नोट्स प्रिंट कर लेता है। दोस्तों, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है, गवर्नमेंट उतने ही नोट की वैल्यू क्रिएट कर सकती है जितने उसके पास एसेट्स हैं, और दूसरा कारण इन्फ्लेशन है। हम अगले सेक्शन में इन रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी एमआरएस के आधार पर की जाती है। ये सिस्टम भारत में 1957 से लागू है। इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपीस के एसेट्स यानी संपत्ति बनाए रखनी होती है। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपीस सोने के रूप में और बाकी 85 करोड़ रुपीस फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट्स प्रिंट करता है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर द्वारा करेंसी नोट्स पर उसका प्रॉमिस केवल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रिंटेड रहता है कि आरबीआई ने करेंसी की वैल्यू के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। ये प्रॉमिसरी नोट होल्डर को इंश्योर कराता है कि वॉर, नेचुरल कैलेमिटी, डिप्रेशन और इन्फ्लेशन जैसी किसी भी स्थिति में आरबीआई नॉन पेयर या डिफॉल्टर नहीं होगा
उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 100 रुपए का करेंसी नोट है तो उसे उस नोट के एक्सचेंज वैल्यू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल में आरबीआई उसे 100 रुपए के वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए लायबल यानी रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा इंडियन करेंसी के नोट्स प्रिंट करता है, जिन पर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस भी प्रिंटेड है। लेकिन जब उन नोट्स के वैल्यू के बराबर भारत के पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे तो आरबीआई आम जनता को उन नोट्स की कीमत पे नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा नोट्स प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपये की वैल्यू गिर जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट्स के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व्स न होने के कारण लोगों का इंडियन करेंसी पे फेथ बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने की बात करें तो यहाँ वेनेजुएला के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला पिछले कई सालों से मॉनेटरी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है इस क्राइसिस की शुरुआत हैवी मनी प्रिंटिंग के कारण हुई थी, जिसमें वेनेजुएला के एसेट्स से ज़्यादा वैल्यू में करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे। आज उस देश का हाल कुछ ऐसा है कि वेनेजुएला में 1 लाख तक के करेंसी नोट्स प्रिंटेड हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू मेंटेन रखने के लिए आरबीआई और सरकार फॉरेन रिजर्व्स के साथ बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अगर रिसेंट गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो ईयर 2020 के एंड तक आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व्स 676.6 टन थे, जो आरबीआई के टोटल रिजर्व्स का 6.9% है। दोस्तों, अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को मनी प्रिंटिंग के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी आरबीआई के फंक्शंस में से एक है। रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसके लिए इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बाधा बनता है। दोस्तों, आसान भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ जाना। वैसे तो इन्फ्लेशन के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें डिमांड एंड सप्लाई गैप एक कारण है। इनफैक्ट गुड्स और सर्विसेज की डिमांड्स भी कई कारणों से इंक्रीज होती है। उनमें से एक है लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसों का होना, जिसे परचेजिंग पावर भी कहते हैं। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है लेकिन उनके सप्लाईज उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहे होते तो लोगों की परचेजिंग पावर और डिमांड सप्लाई गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कॉज होता है। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कुछ वक्त के लिए मौजूद है तो उससे इकोनॉमी पे बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बेसिक नीड्स को अफेक्ट करे तो इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। अब यदि आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग द्वारा लोगों में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनकी परचेजिंग पावर को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है तो स्वाभाविक है कि हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ने लगेगी। अगर बढ़ते डिमांड्स को सप्लाई सिस्टम द्वारा मैच नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ताकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी को कम किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिमांड्स पूरे देश में एक साथ बढ़ रही होंगी, जिससे रोक पाना बहुत मुश्किल साबित होगा, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए नोटों की भरमार होगी। खैर, अगर नोट्स इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ रुपए में बिकने वाली चीज़ अब 10 गुना या फिर 100 गुना ज़्यादा दामों में मिलेगी। बेसिक नीड से लेकर लग्जरी आइटम्स